फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। आज हम बात करेंगे एनवायरनमेंट से रिलेटेड अक्टूबर माह के करंट अफेयर्स के बारे में। सबसे पहले जानते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल 2022 के बारे में। इसे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब ने इम्प्लीमेंट ना करने को कहा है। देखिए, बैकग्राउंड ऐसा है कि ये जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल 2022 है, ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के प्रावधानों को लागू करने की बात करते हैं। इनमें बताया गया कि कौन कौन सी प्रोसीजर अपनाई जाएंगी जब भी किसी फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट्री काम के लिए यूज किया जाएगा, जैसे यहाँ रोड का कंस्ट्रक्शन, हाईवे डेवलपमेंट, रेलवे लाइंस और माइनिंग आदि जैसे काम करना। अब देखिए, यदि ये काम 5 एकड़ से ज्यादा जंगल के टुकड़े में हो रहा है तो उस काम को अप्रूव करने का काम करता है फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी FAC। ये फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के इम्प्लीमेंटेशन को भी देखता है और यही फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी कंपेंसेटरी लैंड फॉर एफॉरेस्टेशन की जो राशि होती है, कंपेंसेटरी फंड जो होता है, वो भी डिसाइड करता है, जो लगभग 10 से 15 लाख पर हेक्टेयर होता है। मतलब डेवलपमेंट के बदले कितना आपको पे करना होगा। अब ये तो बैकग्राउंड था। अब देखते हैं अपडेटेड रूल्स में क्या हो गया 2022 के। देखिए, इस रूल से पहले क्या होता था कि जब भी किसी फॉरेस्ट एरिया में डेवलपमेंट करना होता था तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो फॉरेस्ट में रहने वाले हैं, ट्राइबल पीपल हैं, उनके कंसर्न को भी ध्यान में रखा जाता था। लेकिन अब जो नए रूल्स आए हैं उसमें ना तो ग्राम सभा का जिक्र है, ना ही ट्राइबल्स के साथ क्या किया जाना है उसका जिक्र है। तो इसीलिए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब ने इन रूल्स को लागू करने से मना किया है। बात करें नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में, तो इसे 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा 2004 में बनाया गया था। नया आर्टिकल बना आर्टिकल 338A। इसमें एक चेयरपर्सन, एक वाइस चेयरपर्सन और 3 अदर मेंबर्स होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटेड। इनमें से एक पर्सन वुमेन होगी और इनका टर्म 3 साल से अधिक नहीं होगा। आगे है नदन जिराफ। नदन जिराफ को अफ्रीका से हाल ही में कोलकाता के एक जू अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन में शिफ्ट किया गया है। अभी टोटल 29 नदन जिराफ है इंडिया में। जिराफ का लाइफ स्पैन 25 से 29 साल का होता है। इसका IUCN स्टेटस वल्नरेबल है। हाँ, लेकिन नुबियन जिराफ क्रिटिकली एंडेंजर्ड होते हैं और रॉथस्चिल्ड जिराफ एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। नॉर्मल जिराफ, नदन जिराफ वल्नरेबल है। आगे बात करते हैं इंडियन बाइसन के बारे में। तो हाल ही में श्रीलंका की सरकार ने 6 बाइसन्स को वहां रीइंट्रोड्यूस कराने के लिए इंडिया से 6 बाइसन्स ट्रांसलोकेट करने को कहा है। बाइसन की बात करें तो ये IUCN के वल्नरेबल लिस्ट में है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में भी है। गोवा और बिहार का स्टेट एनिमल भी है। ये 13,000 से 30,000 की लगभग संख्या में है हमारे इंडिया में। बर्मा और थाईलैंड में भी मिलते हैं। इंडिया में वायनाड, नागरहोल, मुदुमलाई और बांदीपुर कॉम्प्लेक्स में पाए जाते हैं। साइट्स के अपेंडिक्स 1 में भी उपस्थित है। आगे है सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट। यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने UNDP के साथ मिलकर ये प्रोजेक्ट शुरू किया ताकि स्नो लेपर्ड के हैबिटेट को बचाया जा सके। इसमें ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी फंड प्रोवाइड कर रहा है। ये प्रोजेक्ट 2017 में लॉन्च हुआ था। इसमें वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है, बचाना है, साथ ही कम्युनिटी के लाइवलीहुड को भी ध्यान में रखना है। वहाँ के लोगों को भी उपयुक्त रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाने हैं। आगे है स्लेंडर लॉरेस सेंचुरी। ये तमिलनाडु गवर्नमेंट ने कदुवुर में अपने प्रकार की ही पहली स्लेंडर लॉरेस सेंचुरी को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत सेक्शन 25A(1)(b) में नोटिफाई किया है। अब यहाँ देखिए, स्लेंडर लॉरेस कौन सा जीव है? तो ये एक तरह का नॉक्टर्नल मैमल है। ये एबोरियल नेचर का है, मतलब पेड़ों पर चलने की क्षमता रखता है। ये पेस्ट या कीटों को खाता है। इसका IUCN स्टेटस है एंडेंजर्ड। आगे जानते हैं स्नो लेपर्ड के बारे में। हाल ही में WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर के द्वारा टेक्निकल सपोर्ट के माध्यम से स्नो लेपर्ड की गणना की गई है। इनकी पॉपुलेशन कितनी है वो निकाला गया है। अब ये जो स्नो लेपर्ड है ये IUCN के वल्नरेबल लिस्ट में है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में भी उपस्थित है। ये माउंटेन इकोसिस्टम की हेल्थ के इंडिकेटर स्पीसीज हैं। अब ये स्नो लेपर्ड सेंट्रल और सदर्न एशिया में मिलते हैं। इंडिया में वेस्टर्न हिमालय में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में मिलते हैं। ईस्टर्न हिमालय में उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में मिलते हैं। अब इसे बचाने के लिए प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड चल रहा है। फिर सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट भी चल रहा है जो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी द्वारा फंडेड है। फिर 2013 से एक प्रोग्राम चल रहा है, ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम। इंडिया इस प्रोग्राम में भी हिस्सेदार है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत 21 जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं उनमें से एक है स्नो लेपर्ड। इनके रिकवरी प्रोग्राम के लिए ये क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीसीज नॉमिनेट की गई हैं।
आगे है फावंगपुई नेशनल पार्क, ये मिजोरम में उपस्थित है। यहाँ पर माउंट विक्टोरिया बेबेक्स नामक एक चिड़िया देखी गई। 25 सालों में पहली बार इसे देखा गया। यहाँ पर फावंगपुई मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी है, 2157 मीटर ऊंची। अराकान योमा रेंज का भी पार्ट है मिजो या लुसाई हिल्स में। अब माउंट विक्टोरिया बेबेक्स बर्ड जो है उसे बर्ड काउंट इंडिया ने अपनी 20 बर्ड्स की लिस्ट में 8th रेयरेस्ट बर्ड स्पीसीज कहा है। लुसाई हिल्स में एक और रैन बेबलर नामक रेयर बर्ड भी पाया जाता है। आगे जानते हैं लिकानेमाब के बारे में। ये एक ड्रग है जो अल्जाइमर डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए रिसर्चर्स ने बनाया है। देखिए, जो अल्जाइमर है वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें हमारे ब्रेन के सेल्स डैमेज होने लगते हैं, इंसान सारी चीजों को भूलने लगता है। ये जो लिकानेमाब ड्रग है ये पेशेंट के कॉग्निटिव डिक्लाइन को कम करेगा। अल्जाइमर हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स को प्रभावित करता है। ये हमारे ब्रेन के जो सेल्स होते हैं उनके बीच एमेलॉइड तथा टाउ प्रोटीन के जमने से होता है। इसका कोई इलाज नहीं है अभी तक। महिलाओं में इसकी संभावना ज्यादा होती है। आगे जानते हैं कप्पा फाइकस एल्वारेजी के बारे में। ये एक सीवीड है। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का मल्टीपर्पज सीवीड पार्क प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें वह एक्सोटिक कप्पा फाइकस सीवीड को तमिलनाडु के कोस्टल विलेजेस में इसके कल्टीवेशन को प्रमोट कर रहे हैं। ये प्लांट एक प्रकार का एल्गी है लेकिन इसका कलर ग्रीन या येलो होता है। ये मुख्यतः इंडो पैसिफिक रीजन का एंडेमिक है। अब कप्पा फाइकस एल्वारेजी का नुकसान यह हो रहा है कि वह कोस्टल एरिया के कोरल रीफ्स को प्रभावित कर रहे हैं, उन्हें नष्ट कर रहे हैं। यह जो प्लांट है ये IUCN की रेड लिस्ट में भी लिस्टेड है। इस प्लांट से हमें इंडस्ट्री में यूज होने वाला ल्यूक्रेटिव पॉलीमर केराजीन मिलता है। इसका यूज फूड प्रोडक्ट्स की थिकनिंग में या उन्हें गाढ़ा करने में भी किया जाता है। आगे जानते हैं चुकापाइका रिवर के बारे में। ये महानदी की डिस्ट्रीब्यूटरी है। हाल ही में NGT ने उड़ीसा की गवर्नमेंट को 6 महीने के अंदर इस रिवर के रिवाइवल के लिए निर्देश दिए हैं। महानदी की डिस्ट्रीब्यूटरी है ये। अयातपुर विलेज कटक डिस्ट्रिक्ट से ये अलग हो जाती है महानदी से और फिर वापस तारापुर में रिजॉइन होती है कटक डिस्ट्रिक्ट में। आगे बात करते हैं रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। तो उत्तर प्रदेश ने अपना 4th टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया है रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, जो चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में है उत्तर प्रदेश की। इसे 1977 में फाउंड किया गया था। देखिए, इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर एक भी टाइगर नहीं है, टाइगर का रेसिडेंट नहीं है ये। लेकिन नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने एक रिपोर्ट निकाली थी, स्टेट ऑफ टाइगर को प्रेडेटर एंड प्रे इन इंडिया रिपोर्ट। इसमें बताया गया कि रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चित्रकूट टाइगर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है। वो यहाँ पर मूवमेंट करते हैं, इसलिए इसे सुरक्षित रखना जरूरी है। ये बुंदेलखंड रीजन का पहला टाइगर रिजर्व है। आगे जानते हैं ज़ेब्रा के बारे में। पुणे म्युनिसिपल काउंसिल ने फॉरेन की जू से राजीव गांधी जूलॉजिकल पार्क में, जो कटराज में उपस्थित है पुणे डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ 5 ज़ेब्रास को लाने की बात कही है, जिसमें 2 मेल्स होंगे और 3 फीमेल्स होंगी। अलग अलग टाइप के ज़ेब्रा होते हैं जिसमें ग्रेवी ज़ेब्रा जो होता है वो सबसे बड़ा है। इंडिया में इसे एंडेंजर्ड कैटेगरी का माना जाता है। आगे जानते हैं लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज ग्रुप के बारे में, LMDC। हाल ही में हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर ने इस ग्रुप की बैठक में भाग लिया। LMDC 18 डेवलपिंग कंट्रीज का ग्रुप है जिसमें एशिया और अदर रीजन की कंट्रीज आती हैं। इसमें इंडिया के साथ साथ ईरान, मलेशिया, इंडोनेशिया, इजिप्ट, बांग्लादेश, श्रीलंका, फिलीपींस और अदर कंट्रीज आ जाती हैं, जो वर्ल्ड की 50% पॉपुलेशन से ज़्यादा पॉपुलेशन कवर करती हैं। इन कंट्रीज का क्लाइमेट के मुद्दों पर एक समान दृष्टिकोण होता है। आगे है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। हाल ही में मिनिकोय थुंडी बीच और कदमत बीच, जो कि लक्षद्वीप में है, दोनों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। इन्हें मिलाकर इंडिया में टोटल 12 बीचेस को ये सर्टिफिकेट मिल चुका है। ये सर्टिफिकेट बीचेस की क्लीनलीनेस और प्रदूषण मुक्ति को देखकर दिया जाता है। अब और कौन से 10 बीच को मिला है ये सर्टिफिकेट वो देख लेते हैं। शिवराजपुर बीच है गुजरात में, घोगला है दीव में, कसरकोड और पाडू बिद्री है कर्नाटक में, कप्पाड़ है केरल में, रूषिकोंडा है आंध्र प्रदेश में, गोल्डन है उड़ीसा में, राधानगर बीच है अंडमान एंड निकोबार में, कोवालम है तमिलनाडु में और एडन बीच है पौंडीचेरी में। अब ये जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट है सबसे पहले फ्रांस ने 1985 में देना शुरू किया था। फिर 2001 से यूरोप के बाहरी एरिया में भी इसे दिया जाने लगा। इसकी क्राइटेरिया है वाटर क्वालिटी, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल एजुकेशन और सेफ्टी। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट डेनमार्क बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन के द्वारा दिया जाता है। वर्तमान में इसके 48 मेंबर कंट्रीज हैं। आगे जानते हैं GM मस्टर्ड के बारे में। तो GM कॉटन के बाद GM मस्टर्ड को भी 4 साल के लिए अप्रूवल मिल गया है। अप्रूव करने का काम करता है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, जिसे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत बनाया गया था। मतलब स्टैच्यूरी बॉडी है ये। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत काम करती है। ये मुख्यतः जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिज्म
कि मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट आदि को रेगुलेट करने का काम करती है। आगे जानते हैं फ्लोटिंग ट्रेस बैरियर के बारे में। इसे डेवलप किया है अल्फामर्स लिमिटेड ने। इस बैरियर के माध्यम से जो वाटर बॉडीज में सॉलिड वेस्ट तैरता रहता है उसे हटाने का काम किया जाता है ताकि वाटर बॉडीज, नदियां, झीलें आदि साफ रहें। ये बैरियर वाटर के फ्लो के माध्यम से ही काम करता है। अब देखिए, ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ने एक चैलेंज कंडक्ट कराया था, क्लीनिंग एंड रिस्टोरिंग इंडियाज वाटर बॉडीज चैलेंज। इसमें फ्लोटिंग ट्रेस बैरियर ने पहला प्राइज जीता था। ये चैलेंज वेस्ट टू वेल्थ मिशन, स्वच्छ भारत उन्नत भारत मिशन के तहत चलाया गया था। वाटर बॉडीज को साफ रखने के लिए इनोवेशन को इसमें इनवाइट किया गया था। आगे जानते हैं आल्प्स माउंटेन के बारे में। ये इटली के उत्तर में है। फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवानिया आदि की सीमा से जुड़े हुए हैं। इनका कुछ पार्ट क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, मोंटेनिग्रो, सर्बिया, अल्बानिया तक पहुंचता है। यहाँ देखा गया कि 2022 में यहाँ के ग्लेशियर बहुत तेजी से मेल्ट हो रहे हैं दूसरे ईयर्स की तुलना में। अब आल्प्स माउंटेन का सबसे ऊंचा पॉइंट है माउंट ब्लैंक। ये हिमालय की तरह ही एक वलित पर्वत है। समुद्र सतह से इसकी ऊंचाई 4804 मीटर है।